हेलो एवरीवन, आज से हम आपकी बायोलॉजी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा बेटा क्लास 10 सीबीएसई का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो आप लोग का बोर्ड्स एग्जाम आने वाला है, तो बिल्कुल जोश को हाई रखना है और अपने अंदर ये दृढ़ता लेकर आनी है कि हम ज़रूर कर लेंगे और हम एग्जाम में सफल होंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस बेटा वो सारे प्रोसेस होते हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पैदा होते हैं बेटा, तो हमारे लिए बेसिक चीज़ क्या है कि हमारे पास रोटी हो, कप खाने के लिए, कपड़े हो पहनने के लिए और एक जगह हो जहाँ हम रह सकें, ठीक है। वैसे ही हमारे शरीर को बचपन से लेकर के जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक चलाने के लिए कुछ कुछ प्रोसेस हमारे लिए एसेंशियल है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें जो बेटा सबसे पहला हमारा प्रोसेस है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, वो है बेटा न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मतलब कि जो हम खाना खाते हैं उससे जो भी हम एनर्जी अपने शरीर में लेके आते हैं और हमारे सेल्स उसको यूज़ करते हैं अलग अलग काम करने के लिए, उस चीज़ को हम न्यूट्रिशन के तहत यानी न्यूट्रिशन के अंदर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं बेटा, दाल, चावल, सब्जी, ठीक है। और क्या खाते हैं हम लोग? सैलेड वगैरह खाते हैं। तो उससे हम जब एनर्जी डिराइव करते हैं और अपने सेल तक पहुंचाते हैं उस एनर्जी को, और फिर सेल जो है अलग अलग प्रोसेस में यूज़ करती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करती है, एटीपी, ठीक है। उस तरीके से हम उस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, मतलब खाना खाना और उससे एनर्जी डिराइव करना, ठीक है। सेकेंड बेटा हमारा जो प्रोसेस है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी जो हम सांस लेते हैं, उस सांस से हम खाने को क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। जो भी एयर हम लोग इनटेक करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं बेटा, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी, टू ऑब्टेन एनर्जी। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन, ठीक। उसके बाद सर्कुलेशन। अब बेटा हमने जब खाना खा लिया है, ठीक है, तो उस खाने को हम क्या करेंगे, पहले तो हम उस खाने को सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारे शरीर जो है उसको एब्जॉर्व करे, एनर्जी में ट्रांसलेट करे। लेकिन बेटा जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारे गले के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा, पेट में जाएगा। अब पेट से उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना है और सर में पहुंचाना है ताकि हमारा दिमाग काम करे, हाथ में पहुंचाना है ताकि हमारे हैंड्स मूव करें, लेग्स में पहुंचाना है ताकि हमारे लेग्स चले। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन, ठीक है। और ये सर्कुलेशन होता किससे है, यानी जो हम सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा वो ब्लड के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस का, जो भी हमारे शरीर के लिए यूजफुल होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो होता है बेटा वो क्या होता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो भी हमने खाना खाया है, ठीक है, उसमें से जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है और उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया है। फिर बाकी के बचे हुए, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्या खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बाहर का फ्राइड स्टफ खा लेते हैं, या फिर हम लोग कभी कभी मेडिसिन खाते हैं। तो उसमें भी ऐसे चीज़ें होती है बेटा जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, यानी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो उसमें से बहुत ज़्यादा तेल मसाला हो गया, या बहुत ज़्यादा हमने जब हम खाना खाते हैं तो सिर्फ हम दाल चावल खा रहे हैं, लेकिन दाल चावल जो बना हुआ है वो छोटे छोटे कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो वो सारे जो कंपोनेंट्स, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम बेटा क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, यानी उसको हम अपने शरीर से बाहर फेंकेंगे, ठीक है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, फूड का यूजेस एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड और अनयूज्ड और अनइम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब ये मोटी मोटी भाषा में मैंने आप लोग को समझाया कि हर एक टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने चैप्टर को पढ़ने के लिए। क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ क्या करेंगे, पढ़ने चलेंगे कि हमारे चैप्टर में आखिर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो वो सारे प्रोसेस जो हेल्प करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए। मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर थिंग। तो अगर हम कुछ ना भी कर रहे हो तो हमारे अंदर सर्कुलेशन चलता रहता है, हार्ट हमेशा बेटा खून पंप करेगा, जो हम खाना खाते हैं वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, अगर हम सोते रहते हैं तब भी, ठीक है, सांस हम लेते रहते हैं, और जो भी हमारा अनयूज सब्सटेंस होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है जब भी हम मान लो सो रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, और फिर जब हमको फीसेस आती है तो हम क्या करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, जो भी हमारे पास कचरा इकट्ठा होता है दिन भर का, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो खाने का एक्सचेंज है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में बेटा ऐसे कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते हैं जो कि हमारे लिए, जैसे हमारे ह्यूमंस में क्या है, हार्ट ब्लड को पंप करेगा, एक्सक्रीशन करने के लिए किडनी होती है, सांस लेने के लिए लंग्स है, ठीक है। तो लेकिन जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे बेटा अमीबा, ठीक है, अमीबा क्या होते हैं, अमीबा, ये सबके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। इसलिए बेटा अगर तुमसे क्वेश्चन आता है तो ये अपने
खाने को, गैसेस को, पानी को कैसे एक्सचेंज करते हैं, फूड, गैसेस और वेस्ट को कैसे एक्सचेंज करेंगे, तो ये जो है अपने एंटायर सरफेस से एक्सचेंज करते हैं, जो कि कॉन्टैक्ट होता है किसके साथ, वातावरण के साथ, यानी इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ध्यान से सुनते जाइए, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यूट्रिशन होता क्या है। तो जो भी एनर्जी हमें खाना खाने से, ठीक है, द एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी। ऑब्वियसली बाहर से कैसे आएगा, जो हम खाना खाएंगे, उस एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, यहां पे आप लिखिए फूड के ऊपर फ्रॉम फूड, और ये डेफिनेशन में लिखेंगे क्या बेटा, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चले आते हैं लाइफ प्रोसेसेस पे। किस पे आ जाते हैं, लाइफ प्रोसेस पे। तो पहला हमने आपको जैसे पढ़ाई है, पहला क्या है बेटा, न्यूट्रिशन। पहला क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस पे हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड खाते कैसे हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड खाते हैं ये तो हमको सबको पता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड खाते हैं तो वो खाते साथ क्या लेते हैं, यानी कौन सा सोर्स ऑफ फूड लेते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं खुद से। कुछ ऑर्गेनिज्म धरती पे ऐसे भी है बेटा जो खुद ही के लिए खाना पकाते हैं, ये तो तुम्हें सबको पता होगा। कौन होते हैं बेटा, प्लांट्स। और कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो जो फूड मटेरियल, जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हो इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या है बेटा, याद रखना, इनऑर्गेनिक सोर्सेज कौन से है बेटा, इनऑर्गेनिक सोर्सेज आपके हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनसे जो एब्जॉर्व करता है और खुद के लिए खाना बनाता है, जैसे ऑटोट्रॉप, जिसमें ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आते हैं, इनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो वह ऑर्गेनिज्म, यानी वो जो भी प्रजाति है, ठीक है, हिंदी में प्रजाति बोलते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिंपल फूड मटेरियल जैसे इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपने खाना खुद के लिए बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बेटा बोलते हैं ऑटोट्रॉप। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, तो बेटा जब प्लांट्स ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिया, तो वो क्या करेंगे, खुद के लिए खाना बनाएंगे। तो CO2 प्लस वाटर, और ये फिर क्या करते हैं बेटा, सनलाइट, सनलाइट को यूज करके। और पत्तियों में क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर मस्ती कर रहे होंगे तो नहीं पढ़ा होगा। तो क्लोरोफिल जो होता है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन लीव्स। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है बेटा, लीव्स में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जब हरे पत्ते उसको लेते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, वो बन जाते हैं ग्लूकोज में। किस में बन जाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस एनर्जी, क्या करेंगे, ग्लूकोज प्लस एनर्जी देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी देता है प्लांट को। बेटा कार्बोहाइड्रेट से मत सोचना कि ये मैम ने तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया नहीं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज ओनली ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है बेटा, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें पूरा रिएक्शन दिया है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। क्या, C6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव यू ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही तुम्हें एनर्जी मिलेगी। ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, हवा। और वाटर, क्या मिलेगा बेटा, और वाटर। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, इस ग्लूकोज की वजह से बेटा हमें एनर्जी मिलेगी, इसके साथ हमें ऑक्सीजन मिलता है, और इसके साथ हमें पानी भी मिलता है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें लिखा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को बेटा, ये जो इक्वेशन लिखी है ये क्या है, ये बताती है फोटोसिंथेसिस को। किसको बताती है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस को बताती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। कौन करेगा, क्लोरोफिल। कौन करेगा, क्लोरोफिल, हमने ऊपर ही बता दिया था। दूसरा बेटा, जब हम इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। क्यों बेटा, हमने लाइट को एब्जॉर्ब करा है और हम बना ग्लूकोज रहे हैं, तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी चेंज होगा। और जो वाटर है, ये देखो देखो बेटा, हम यहाँ पे वाटर यूज कर रहे हैं ना, ये देखो, ये पानी देख रहे हो, ये जो वाटर हमने यूज किया है, ये क्या करेगा, ये स्प्लिट होगा, यानी टूटेगा। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें टूटेगा बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। इसको मैं फिर से मार्क कर दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और फिर क्या होगा बेटा, जो तुम्हारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, ये जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो रहा है, रिड्यूस। और ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे कि रिडक्शन क्या होता है, तो बेटा देखो रिडक्शन क्या होता है मैं बताती हूँ। सपोज करो कि कोई कंपाउंड है, ठीक है,
जैसे मान लो कंपाउंड है बेटा CO2, इसमें से अगर तुमने क्या किया है, रिमूव कर दिया है ऑक्सीजन को, क्या किया है, रिमूव कर दिया है ऑक्सीजन को और ऐड कर दिया है हाइड्रोजन को, रिमूव कर दिया है ऑक्सीजन को और ऐड कर दिया है हाइड्रोजन, जैसे कंपाउंड एग्जांपल है बेटा CO2। तो अगर ऑक्सीजन को रिमूव करो या फिर हाइड्रोजन को ऐड करो, इस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो देखो ये CO2 है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, यस मैम यस। अब ये CO2 को बेटा हमने क्या किया है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। तो देखो यहाँ पे कोई भी H नहीं है, कोई भी H नहीं है ना, देखो कोई भी H नहीं है, यानी हाइड्रोजन नहीं है। H मीन्स बेटा हाइड्रोजन, H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन 12 है, तो यानी तुमने क्या किया है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया है, यानी क्या हो गया है, CO2, ये देखो यहाँ लिखा है, रिड्यूस हो गया है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब तो आपको बात समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये देखिए यहाँ पे। तो हम देखते हैं बेटा कि ये एक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। क्या है बेटा, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। इसमें हम फटाफट से देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखो लीफ होती है ना हमारी, सबसे पहले क्या है बेटा, हमारी लीफ है। सबसे पहले हमारी जो है बेटा, सबसे पहले क्या है, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा। ये देखो हमारी लीफ है, ठीक है, ये लीफ दिख रही है। अब ये लीफ में ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये क्या है, मिड रिब है। क्या है बेटा, मिड रिब। जो बीच वाली लाइन दिख रही है ये वाली, इसको हम मिड रिब बोलते हैं। फिर से अच्छा देख लो आप लोग, इस ये जो बीच वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, मिड रिब। ये बीच वाली लाइन जो दिख रही है ये वाली, इसको हम मिड रिब बोल रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये जो तुम्हारा पूरा पत्ते जैसा है, ये जो तुम्हारा पूरा बेटा पत्ते जैसा है, ये जो पोर्शन है, ये क्या है, लीव ब्लेड और लमाइना। क्या है बेटा, लीव ब्लेड और लमाइना। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, लीव ब्लेड और लमाइना। तो मैंने इसको ऐसे कलर कर दिया है, ये जो पूरा है ये पूरा लमाइना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कलर चेंज करके बेटा, तो ये क्या है, ये जो बीच वाला था ये मिडरिप थी, दिस इज मिडरिप एंड दिस इज लीफ और लमाइना, ठीक। अब यहाँ से जो निकली हुई है लाइंस, ये सारी वेन्स है। क्या है, ये सारी की सारी वेन्स है, ये वाली वेन्स है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा लीफ का सेक्शन दिया है। मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। अब बेटा ध्यान दो, ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये लीफ के अंदर की तरफ क्या होगा बेटा, याद रखना, लीफ के अंदर की तरफ क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम। इसको हम वैस्कुलर बंडल में दो चीजें आती हैं, एक आता है फ्लोएम और एक आता है जाइलम। अब मैं तुम्हें इनका फंक्शन भी बता देती हूँ साथ ही साथ में। फ्लोएम क्या करता है बेटा, सॉरी एक सेकेंड, इसको मिटाते हैं और अब निप लेंगे साइज। हाँ बेटा, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम क्या करेगा बेटा, फूड को बनाएगा। क्या करता है, ये फूड को बनाएगा नहीं, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, खून को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स लगती हैं, ठीक है। वैसे ही, अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगी, वैसे ही प्लांट्स में फूड बनेगा पत्तियों में, लेकिन बेटा वो स्टेम्स में जाएगा, रूट्स में जाएगा, ठीक है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है। और अगर जो भी वाटर है और मिनरल्स है, उसका ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये बेटा ये जो साइन है ये मैं एंड के लिए यूज करती हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा, जाइलम। कौन करता है, जाइलम, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं चीजों को। तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, ठीक है। अब क्या किया है, इसको काट दिया है, यानी अगर इस लीफ को लो और इस लीफ को तुम बीच से बिल्कुल ब्लेड से काट दो और अंदर का तुम्हें मटेरियल दिखे, ठीक है, तो उस चीज को हम यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा ऊपरी, अगर लीफ को काटोगे और उसको देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ क्यूटिकल की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर। और ये एक वैक्सी कवरिंग है जो लीफ को किससे बचाती है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होने से। तो क्यूटिकल का फंक्शन क्या है, प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या चीज होती है आपके पास, उसके बाद अपर एपिडर्मिस। उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद नंबर 1 पे क्यूटिकल है, फिर दूसरा है अपर एपिडर्मिस, फिर तीसरा आता है क्लोरोप्लास्ट। और मैंने ऊपर आप लोग को पढ़ाया था कि क्लोरोप्लास्ट में ही बेटा क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है, यहाँ देखो लीफ के अंदर। किसके अंदर होता है बेटा, लीफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो ये तीसरे नंबर पे क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। फिर देखो क्लोरोप्लास्ट के बीच में ही एयर स्पेसेस हैं। देखो ये जो जगह तुम्हें दिख रही है खाली खाली, ये क्या है, ये एयर स्पेसेस है। क्या है बेटा, एयर स्पेसेस है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर पे आएगा, 4th नंबर पे, ठीक है। और फिर इस एयर स्पेसेस के और नीचे आ जाओ तो तुम्हें दिखता है गार्ड सेल। एक सेकेंड, इसके नीचे आ जाओ तो ये क्या है बेटा, गार्ड सेल है, ठीक है। उसके नीचे और आओ तो सबसे नीचे एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस दोनों जगह होती है, देखो ऊपर की तरफ भी होती है और नीचे की तरफ होती है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, इसका डायग्राम तुम लोग लर्न कर लेना, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए भी प्लस लेबल करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड्स में, ठीक है।
अब बेटा हम आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो थोड़ा सा गार्ड सेल को बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि कभी कभी जो, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, कभी कभी आपने देखा होगा कि लीफ जो है बेटा वो ऐसे मुरझाई सी होती हैं, ठीक है, और कभी कभी वही सेम लीफ एकदम ऐसे खिली खिली होती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जैसे समटाइम्स लीफ जो है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वाई लीव्स आर समटाइम्स विल्ड एंड वाई लीव्स आर समटाइम इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट, या फिर उसको बोल सकते हैं एक्सपैंडेड, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए हम बोर्ड्स में क्या लिखेंगे, क्यों ऐसा होता है? उसका आंसर है बेटा बिकॉज ऑफ गार्ड सेल, कि बिकॉज ऑफ गार्ड सेल ऐसा चीज होती है। समटाइम्स लीफ विल्ट होती है, समटाइम्स एक्सपैंड या इरेक्ट होती है बिकॉज ऑफ गार्ड सेल। तो ये बेटा क्या होता है कि जब सुबह के टाइम पानी रहती है, रहती नहीं मतलब रहता है, और कभी कभी ऐसा निकल जाता है इसके मुंह से, उसके बाद फिर क्या होता है, हमारे पास सनलाइट रहती है, प्रॉपर मॉइस्चर रहता है एनवायरमेंट में, और जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। तब क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम आते हैं ऊपर वाले डायग्राम में, ये आपको दिख रहा है, ये गार्ड सेल्स हैं। ये क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखिए, आपको मैं क्लोज वाले से पढ़ाती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो बेटा, क्लोज वाले में क्या है, ये देख रहे हो, ये बंद है, इसके बीच में छोटी थोड़ी सी स्पेस है, देखो ये थोड़ा सा स्पेस है और ये देखो चौड़ा सा नहीं है। तो ये जो है, ये अभी इसके अंदर पानी नहीं है, किसके अंदर बेटा, गार्ड सेल्स के अंदर। ये देखो, ये जो ये क्या है, ये लेबलिंग देखो, गार्ड सेल्स की दी हुई ना, तो गार्ड सेल्स के अंदर अभी बेटा पानी नहीं है। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है और वाटर होता है, फोटोसिंथेसिस करानी होती है, तो गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाता है। क्या आ जाता है, पानी, वो एब्जॉर्प्शन से, डिफ्यूजन से, ठीक है। तो इनटेक ऑफ वाटर इनटू गार्ड सेल, ठीक है, अकर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो एक्सपैंड और इरेक्ट क्यों होते हैं, इसका रीजन है वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट, ठीक है। इनटेक ऑफ वाटर इनटू गार्ड सेल्स अकर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट, या फिर एक्सपैंड और इरेक्ट क्यों होते हैं गार्ड सेल, इसका रीजन यहाँ है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट में ये फूल गए हैं, और फूलने के बाद ये स्टोमेटल पोर ओपन हो गया है, यानी यहाँ से एक्सचेंज होगा गैस का, किसका, हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है अभी कि जो भी क्या होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है, प्लांट जो है वो सांस लेने के लिए बस लंग्स तो है नहीं, तो हमको पता है ना कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो वो एक्सचेंज कहाँ से होता है, वो स्टोमेटल पोर से होता है। कहाँ से होता है बेटा, स्टोमेटल पोर से होता है। तो ये जो तुम्हारे स्टोमेटल पोर है, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे जब वो फोटोसिंथेसिस का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टोमेटल पोर जब बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। सोचो, एक बात सोचो कि अगर कोई पैसेज है, ठीक है, और घर का दरवाजा अगर बड़ा है, तो घर के दरवाजे बड़ा है तो कई सारे लोग एक साथ अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर घर का दरवाजा छोटा है तो क्या होगा बेटा, मिनिमम अमाउंट ऑफ कुछ कुछ कम लोग जाएंगे बड़े दरवाजे के मुकाबले। वैसे ही इस वाले में देखो क्या है, ये एकदम छोटा सा पोर है, तो यहाँ पे इतना एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा, लेकिन लार्जर पोर में ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। और हमने तुम्हें बताया था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, हरा सब्सटेंस होता है, यही यूज करते हैं, ये यूज होता है। क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड क्या हो गया बेटा, क्लोरोफिल होती है, ठीक है। और क्लोरोफिल, इसके अंदर से स्टोमेटल पोर में हवा आ जा रही है, और फिर पानी रहता ही है आपके पास प्लांट्स में। ये सब मिलके खाना प्लांट्स खुद बनाते हैं, और कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, सॉरी, ऑटोट्रॉपिक। क्या करते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब हम आ जाते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। किस पे आ जाएंगे बेटा, अब हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आते हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं बाहर से, या कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा जो खुद का खाना ना बना पाए, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म खुद का खाना ना बना पाए, वो सारे के सारे न्यूट्रिशन कौन से अंदर आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। किसके अंदर आते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे बेटा कि जो डियर है वो प्लांट से खाना खाएगा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद ह्यूमंस, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए, organisms that derive their food from autotrophs or depend upon other organism for source of food and ultimate energy are known as heterotrophs, ठीक है।
अब हेटेरोट्रॉप्स कौन हो जाएंगे बेटा? काऊ, लॉयन, डियर, ह्यूमन, ये सब हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, वो होते हैं बेटा सैप्रोफाइट्स। क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बेटा जो गोबर पड़ी होती है, ठीक है, पुराने पुराना अगर पत्ती झड़ी हुई गिरी हुई है, खाने गिरे हुए हैं, तो उस पे जो लोग फूड फीड करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, यानी जिसके अंदर जान नहीं है, बेजान। अब पत्तियां गिर गई तो वो मरी हुई पत्तियां होती हैं, वो फिर से आप फोटोसिंथेसिस करके खाना थोड़ी बना पाएंगी। उसके बाद जो गोबर होता है गाय का, ये सब क्या है बेटा? ये सब तो डेड है। तो इसके ऊपर जो भी क्या करता है? फीड करता है, यानी अपना खाना यहाँ से लेता है, उनको हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, उसमें से जो एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें कौन कौन आता है? बैक्टीरिया और फंजाई। कौन कौन आता है बेटा एग्जाम्पल? बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्या क्या आ सकता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो खाने को अपने शरीर से बाहर तोड़ेंगे, यानी हम लोगों ने देखा कि भाई हम दाल चावल रोटी खाते हैं और हमारे अंदर ही खाने का ब्रेकडाउन होता है और फिर एनर्जी डिराइव होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जो खाना बाहर ही तोड़ देते हैं। जैसे मान लो कोई बाहर से डिराइव कर रहा है, जैसे फंगा एग्जांपल दिया सैप्रोट्रॉप्स का, तो इन्होंने क्या किया? गोबर है और लीफ है, तो उसको बाहर ही तोड़ देंगे और फिर उसके बाद अपने शरीर में एब्जॉर्व करेंगे। ठीक, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। अब फंगाई के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और मशरूम्स। क्या क्या है बेटा? ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और मशरूम्स। ठीक है, अब एक और न्यूट्रिशन होता है बेटा पैरासिटिक। क्या होता है? एक और न्यूट्रिशन होता है, याद रखना, उसको हम पैरासिटिक बोलते हैं। तो पैरासिटिक के लिए क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना डिराइव करता है, चाहे प्लांट से चाहे एनिमल से, बिना उसको मारे उस न्यूट्रिशन को पैरासिटिक बोलते हैं। उस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? पैरासिटिक। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। जैसे हम बताते हैं, कसकुटा, अमर बेल का पेड़, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म। बताते हैं कैसे। टिक्स क्या होते हैं बेटा? तुम लोगों ने देखा होगा, जो डॉग्स के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको टिक्स बोलते हैं, माइट्स बोलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो डॉग के ऊपर है, डॉग मरता थोड़ी है, लेकिन वो डॉग के शरीर में काटते हैं और अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। लाइस, सर में जो जू होती है, वो क्या होती है? तुम्हें इंसान को मारती थोड़ी है, पर सर इंसान का खून चूस के अपना सर से न्यूट्रिशन डिराइव करती है। लीचेस बेटा, लीचेस होते हैं जो तुमने सुना होगा, मम्मी ने कभी बोला होगा, कुछ ऐसे होती है, वो चिपक जाते हैं शरीर पे तो खून डिराइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेप वर्म। कभी बोला नहीं चाहता कि आप बाहर किसी अच्छे स्ट्रीट फूड में खाना खाइए जहाँ पे सब चीज़ पैक हो, किसी की भी दुकान पे यानी रेडी पे खड़े होकर नहीं खा लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है बेटा कि कीड़े मकोड़े हो सकते हैं छोटे छोटे, जो आपके पेट में जाके बहुत लंबे हो जाएंगे आंत में। वो उस तरह के चीज़ को हम टेपवर्म बोलते हैं। हम थोड़ा सा तुम लोग को एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। टेपवर्म ऐसे होता है, इस तरह से लंबा लंबा। मान लो हमने खाया तो ये छोटा सा हो गया। जैसे हमने मान लो खाया गंदा पानी पूरी, ठीक है, हमने क्या खाया बेटा? गंदा पानी पूरी। पानी पूरी किसको पसंद है? कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे। या फिर बेटा हमने गंदा बाहर से बर्गर ही खा लिया, मतलब जो स्टॉल्स होते हैं आउटसाइड रोड, वहां से हमें मस्त मजे में खा लिया गंदा पानी पूरी बर्गर। तो उसके अंदर क्या था? बेचारा टेप वर्म का एग था। अब हमने खा लिया और ये जो है ये स्टमक में बेटा हमारे पेट में जाके बड़ा हो जाता है। अब हम चिल्ला रहे मम्मी पेट दर्द हो रहा है, पता ही नहीं है। फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने बोलता है ओ आपको तो टेप वर्म हो गया है। मतलब सारे खाने में प्रेजेंट नहीं होता और नॉर्मली हमारी बॉडी बहुत रेजिस्टेंट है, ये इसके अंडे को शरीर में ही मार दे। ठीक है, हमारे पेट में HCl निकलता है, लेकिन बचाव में हमें हमेशा हाइजीनिक प्लेसेस से खाना चाहिए ताकि ऐसी कोई बीमारी ना हो, क्योंकि 100 में से 10 लोग को हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं सबको, सब लोग बचे रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा ये बात तो सब हो गई। अब हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तुम्हें बताया था कि वो जैसे अमीबा होते हैं, वो पूरा का पूरा सरफेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं? खाना को लेते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या? अमीबा जो है बेटा, उसके अंदर कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। जैसे अमीबा देखो लेटा हुआ है ना, ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, पूरे सेल सरफेस से ले रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसे उंगली नुमा आकार बना लेता है। कैसे बना लेता है बेटा? उंगली नुमा आकार। ठीक है, क्या कर लेगा? उंगली नुमा आकार बना लेगा। ये देखो बाहर की तरफ से निकला, ये उंगली नुमा आकार है ना, इस तरह का बना लेगा, जैसे फिंगर लाइक हमारे हाथ के फिंगर्स देखो, तो इस तरह का वो प्रोजेक्शन बना लेता है। तो इसी को बोल दिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और किस पे बना रहा है? अपने सेल्स पे बना रहा है, सेल्स के बाहर बना रहा है। तो क्या बोलेंगे कि अमीबा ने बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए हैं सेल सरफेसेस का, जो क्या कर रहा है? फूड पार्टिकल यहाँ पे आया, ये देखो ये फूड पार्टिकल दिख रहा है, इसको अंदर लिया और फिर क्या किया? गटक लिया और गटक के अंदर आ गया। क्या करा? अंदर आ गया। तो ये फूड वैक्यूल बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? फूड वैक्यूल बोल देते हैं। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर होता क्या है? तो भैया खाना कॉम्प्लेक्स है, फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको हम तोड़ेंगे सिंपलर फॉर्म में और फिर डिफ्यूजन के थ्रू साइटोप्लाज्म में ले लेंगे।
और जो बचा हुआ खाना है वो वापस से सरफेस के बाहर चला जाता है सेल के थ्रू, ठीक है, बाहर। समझ में आ गया? उसके बाद एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कहानी पढ़ लो, एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कहानी पढ़ ली जाती है। तो पैरामीशियम है दूसरा, ये क्या है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या था, ये भी यूनिसेलुलर था, ठीक। इनके पास कुछ डेफिनेट शेप होता है और फूड किसी स्पेसिफिक स्पॉट पे लेते हैं, ठीक है। और फूड इस स्पेसिफिक स्पॉट तक तो आना चाहिए। जैसे सपोज करो कि पैरामीशियम ऐसा होता है बेटा, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, ऐसे। ये मैंने बहुत काफी मोटा बना दिया, पतला सा होता है, ठीक है। तो पैरामीशियम कुछ ऐसा होता है। तो मान लो कि इसका बेटा स्पेसिफिक स्पॉट है ये है, ठीक है। तो यहाँ तक खाना आएगा, यहाँ तक खाना आना चाहिए ना। इस स्पेसिफिक स्पॉट पे मान लो कि खाना टूटता है, तो ये स्पेसिफिक स्पॉट पे खाना आएगा। अब ये खाना आएगा कैसे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, खाना आएगा कैसे यहाँ तक। क्योंकि मान लो अगर सपोज रहा करो कि ये आपका खाना है, क्या है बेटा, ये आपका खाना है, ये और ये खाना यहाँ तक आना है। या फिर मान लो कि ये खाना ऐसे ऐसे कई जगह पड़ा हुआ है और खाना को हमको क्या करना है, यहाँ तक लेके आना है। तो इनके पास एक मस्त स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, अभी मस्त स्ट्रक्चर हम बताते हैं। इस तरह से ऐसे 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 छोटे 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 इनके बाल जैसे निकले होते हैं शरीर से। कैसे निकले होते हैं, बाल जैसे निकले होते हैं, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मटक मटक के जाएगा, ठीक है। जैसे ये मूव कर पाएगा इसका शरीर, और ये जो हेयर है ये इसको बीट करेंगे कि चल तू नीचे आ जा, खिसक जा। और फिर ये जाके यहाँ पे इसके अंदर मस्ती से बैठ जाएगा। क्या करेगा, इसके अंदर मस्ती से चला जाएगा और फिर ये खाना यहाँ पहुंच गया और ये डिराइव कर लिया। तो ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है, सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से हम लोग मार्क करते हैं। तो फूड इज मूव्ड, फूड मूव्ड होता है इस स्पॉट पे, मूवमेंट ऑफ सीलिया। और ये पूरे के पूरे, देखो मैंने पूरे के पूरे सरफेस पे बनाया ना, एंटायर सरफेस पे कवर करता है। ये है क्या, ये मैं लिख दूं वरना आप लोग फिर से भूल जाओगे, ठीक है। अब आप लोग का बोर्ड्स आने वाला है तो हम लोग मस्ती मजाक थोड़ा कम करेंगे और सीरियस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये बेटा पैरामीशियम है, एम है ये, एम, ठीक। उसके बाद अब अरे अब तो हम लोग आगे भाई, इंसान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले देखते हैं कि इंसान कैसे कैसे क्या करते हैं, खाना कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि बहुत अच्छी बात है, हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसमें हम खाना मस्त पचाते हैं, ठीक है। तो हम एक बार पैसेज लिख देते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग का टाइम बहुत कीमती है तो उसे हम बर्बाद नहीं करते हुए आगे चीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेटा माउथ में खाना लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया तो थोड़ा सा धीमा कर छोटा कर लेते हैं। खाना लिए, फूड है, और फूड को हमने क्या किया बेटा, माउथ में लिया। हमने फूड को क्या किया, माउथ में लिया, ठीक। उसके बाद ये मुंह से बेटा कहाँ जाएगा, तुम्हारे गले और कान, गले और नाक एक जगह मिलते हैं, उसको फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जाएगा फूड पाइप में। किस में जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप को हम साइंस की भाषा में ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये ईसोफेगस से जाता है बेटा, ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में। किस में जाएगा, स्टमक में, ठीक है। स्टमक से जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू खाना बाहर आ जाता है। मतलब हमने कहाँ से लिया खाना और खाना को निकाला कैसे। तो इनटेक हो गया यहाँ से खाने का, और एनएस से क्या होगा बेटा, फूड एग्जिट। फूड एग्जिट कौन सा, जो भी अनवांटेड हो या फिर जो भी अनडाइजेस्टेड हो। कौन सा फूड बाहर जाएगा, जो हमने पचा नहीं पाया, या जो हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, हानिकारक है, या जो हमारे शरीर को चाहिए नहीं, अच्छा नहीं है। तो वो सारे फूड क्या होते हैं बेटा, हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं, ठीक। चलो विदाउट डिस्टर्बेंस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हमने देखा कि बहुत अच्छी बात है, मुंह को बकल कैविटी, फिर ओइसोफेगस देख लिया, फिर स्टमक देख लिया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनएस, ठीक है। उसके बीच में ये सारे अलग अलग ग्लैंड्स हैं जिसके बारे में हम तुम्हें बताते जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने खाना खाया, क्या किया, खाना खाया। तो खाना जब हम खाते हैं तो अपने दांतों के सहारे से हम क्या करते हैं, खाने को काटते हैं, क्रश करते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ओइसोफेगस, फूड पाइप, एक मिनट देना, ये फूड पाइप ही को बोलते हैं ओइसोफेगस, फूड पाइप और ओइसोफेगस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फूड पाइप में हम खाना भेजेंगे, ठीक। तो हमारे जब हम मुंह में इसको क्रश कर रहे हैं तो हमारे मुंह में थूक बनती है बेटा, उस थूक को हम सलाइवा बोलते हैं। और ये सिक्रीट कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड। ये मुंह के अंदर ही होता है, मुंह में। और ये क्या करेगा, उसको और सॉफ्ट बनाएगा। क्या बनेगा, स्मूथ बनाता है, ठीक है, इसको स्मूथ बनाएगा। तो सलाइवा करता क्या है बेटा, सलाइवा जो है ये क्या करेगा, फूड को स्मूथ बनाने में काम करता है, ठीक है, स्मूथ में बनाने में काम करता है, ताकि हेल्प हो जाए, हेल्प इन पैसेज ऑफ फूड इन ओइसोफेगस, हेल्प इन पैसेज ऑफ फूड इन बेटा ओइसोफेगस, ठीक है। अब हमने खाने को तोड़ दिया है, और अब एलिमेंट्री ये जाएगा बेटा तुम्हारे ओइसोफेगस में, और अब ओइसोफेगस से पेट में जाएगा, और फिर एलिमेंट्री कैनाल से इसको छोटे फॉर्म में तोड़ देंगे। और तोड़ेंगे कैसे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम। अरे भैया खाने को तोड़ोगे कैसे, कैटलिस्ट एंजाइम, सलाइवा के। अब हम एंजाइम से तोड़ेंगे तो याद रखना सलाइवा के अंदर बेटा, किसके अंदर, एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ,
सलाइवा के अंदर बेटा कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज। और ये करता क्या है? तो भी याद रखना, सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाने में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज अ स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ता है सिंपल शुगर में, ठीक है। उसके बाद जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे सलाइवा से मिक्स्ड होगा मुंह में और टंग के अराउंड, और फिर वो नीचे जाएगा किसके थ्रू बेटा? ओइसोफेगस, यहाँ पे। अब क्या होगा बेटा? तो सबसे पहले मुंह में हमने जो खाना लिया है वो खाना सलाइवा के साथ मिक्स होगा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। और हम सलाइवा हमारे खाने को हेल्प करता है स्मूथ बनाने में, जिसके इजी पैसेज होता है ईसोफेगस में। उसके बाद जब हमने इसको मूव करा दिया ईसोफेगस में, तो ईसोफेगस में एक चीज होती है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो जब हम जो खाना खाते हैं बेटा, वो यहाँ से जाएगा, यहाँ इस गले से जाएगा, ये देख रहे हो तुमको, देखो थोड़ा सा हम डार्क पहन लेते हैं, यहाँ से जाएगा ये खाना ईसोफेगस से। तो ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से, ये ऐसा नहीं है कि खाना आया और सर्र से यहाँ पे चला गया, खाना आया और सर्र से यहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है बेटा? ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ऊपर वाला वापस ऐसा होता है, नीचे वाला ऐसा होता है, नीचे वाला ऐसे रहता है। फिर यहाँ से खाना ये आएगा तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पूरा लंबा पैसेज है, फिर ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ये जो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब फूलेगा, खाना अंदर आएगा, फिर ये ऊपर वाला पोर्शन गले का वैसे ही हो जाएगा। इस चीज को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्सिस को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड ऑल अलोंग द गट, यानी स्टमक को हम गट बोलते हैं। स्टमक को दूसरी भाषा में हम बोलता है बेटा गट बोलते हैं। स्टमक को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? गट, GUT। स्टमक को हम क्या बोलते हैं? गट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टमक को हम जब दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? गट बोलेंगे, तो उसका मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। अब बेटा जब खाना आया तो खाना अब बेटा स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है, ठीक है, और ये फूल फैलता है जब खाना उसमें अंदर आता है। स्टमक क्या करता है? हेल्प करता है। स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। और डाइजेस्टिव जूसेस, स्टमक में भी और जूस होते हैं जो उसके साथ मिल जाते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वॉल्स ऑफ स्टमक में, यानी जो स्टमक के अंदर दीवारें होती हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये करते क्या है बेटा? तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेंगे, और इसके साथ ही साथ एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम पेप्सिन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? पेप्सिन रिलीज करते हैं, और म्यूकस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, याद कर लेना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में होता है वो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं, और तीसरा बेटा म्यूकस। तीसरा क्या करता है? म्यूकस, ठीक है, म्यूकस रिलीज करता है। बात समझ में आ गई है? अब हम आ जाते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? तो ये एसिडिक मीडियम देता है, और क्या करता है? ताकि जो एंजाइम पेप्सिन है वो काम कर सके किसके ऊपर? जो हम खाना खाए हैं उसको और तोड़ सके। म्यूकस क्या करता है? तो म्यूकस हमारी जो स्टमक की दीवारें हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि हम लोग खाना खाते हैं तो वो उसमें क्या हो, बहुत सॉफ्ट होती है ना स्किन। अब स्किन ही अब बाहर वाली इतनी सॉफ्ट होती है, तो शरीर के अंदर बेटा और स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे शरीर के अंदर वाले ऑर्गन में चोट ना लगे, खरोच ना आ जाए, उसके लिए म्यूकस निकलता है, ठीक है। और ये हमारी लाइनिंग ऑफ स्टोमक को क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है। अब देखो, जब खाना स्टोमक से बाहर आता है यानी एग्जिट ऑफ फूड, तो उसके पास एक स्पिंचिटर मसल होती है। ये स्पिंचिटर मसल बेटा क्या होती है? गेट की तरह काम करती है, ठीक है, एक्ट एज अ गेट, ठीक है। जैसे मान लो कि जब कोई भी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, जैसे आप स्कूल में भी जाते हो, तो जब तक 8 बजे का जैसे स्कूल का टाइम है तो गेट खुला है, अंदर अंदर लोग आ रहे हैं और भर जा, तब तक सब लोग आ रहे हैं और भर गए, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट होगी ना, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट होगी, 8 बजे से ही क्लास स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि 7:50 से स्टार्ट हो जाएगी, जब तक जो आ रहा है तब तक वो आके बैठेगा। कोई सुबह 7 बजे भी आ सकता है, कोई 7:55 पे भी आ सकता है। तो और क्लास लेकिन बेटा कब से स्टार्ट होगी? 8 ही बजे से स्टार्ट होगी। तो स्पिंजिटर मसल क्या है कि वो एक गेट की तरह काम करती है। स्टमक में खाना आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, म्यूकस रिलीज होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन रिलीज होगा, ये सब रिलीज होगा, और उसके बाद जब वो और ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये मसल्स क्या करेंगी? अपने आप को एक्टिवेट करेंगी, और अब खाने को ये अलाउ करती है नीचे जाने के लिए। मतलब स्टमक में खाना है पर ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही बिना डाइजेस्ट हुए नीचे चला जा रहा है, क्योंकि देखो ना, आपको डायग्राम में दिखाती हूँ बेटा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आ रहा है और वो बहे जा रहा है, वहां पे एक गेट लगी हुई है, जो कि गेट को गेट की तरह समझो, गेट नहीं लगा हुआ है, बेसिकली मसल है वो एक गेट की तरह काम कर रहा है कि जब खाना डाइजेस्ट होगा तब वो खाना आगे बढ़ेगा। चलो, तो क्या करता है ये स्पिंटर मसल जो है, ये खाना रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत गड़बड़ कर सकते हैं हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन में गड़बड़ कर सकते हैं कि बहुत छोटा है, स्मॉल नाम नहीं बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए है क्योंकि वो अंदर, वो जो है बेटा, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्डेड है और छोटी जगह ले रही है। लेकिन वो अगर उसको हम लंबाई में देखेंगे, आपको यहाँ पे दिखा देते, देखो ये देखो, एक सेकेंड, वेट अ मिनट बेटा, ये देखो ये कितना पतला है, ठीक है। अब इसको अगर तुम खोलोगे तो ये बहुत लंबा आएगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो, लेकिन अगर इसको
खोल के देखोगे तो लंबा की तरह काम करेगी। और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है, यानी इसकी चौड़ाई मोटी है। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा विथ में बड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन विथ में छोटा है लेकिन लेंथ में बड़ा है। तो इनका नाम हम विथ पे रखे हैं, लेकिन देखा जाए लंबाई, और हम लोग पढ़ते कैसे हैं लंबाई में, जैसे हम दिखाते हैं, बताते हैं आप लोग को, दिखाएंगे, एक सेकेंड। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि फिटेड है कॉम्पैक्ट स्पेस में बिकॉज ऑफ इट एक्सटेंसिव कॉलिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी क्यों है, या लंबी है तो क्यों वो छोटी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लंबाई में होती है, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो एनिमल कौन सा खाना खा रहा है। एनिमल मतलब जैसे मान लो गाय में अलग होगी, शेर में अलग होगी, इंसानों में अलग होगी, क्या बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई। अब याद रखो जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास खाते हैं, जैसे गाय अभी मैंने बोला था, उनके लिए बहुत लंबी इंटेस्टाइन चाहिए होती है। क्यों, क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना है। ये बेटा असर्शन रीजन है, ठीक है, क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है कि अगर पूछ दे हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, और नीचे लिख दे बिकॉज दे नीड सेलुलोज टू डाइजेस्ट इट, और बिकॉज दे डाइजेस्ट they have to digest cellulose, need नहीं, because they have to digest cellulose। तो assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion। और अगर बोल दे कि herbivores, अब herbivores की जगह बेटा वो दिमाग लगा सकता है, पूछे काऊ, ठीक है, तो बफेलो, तो अब आप ये नहीं बोल नहीं सकते आउट ऑफ सिलेबस है, वो बोल दे कि काऊ हैज स्मॉल इंटेस्टाइन, और नीचे रीजन में लिखे बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट सेलुलोज। तो असर्शन बेटा यहाँ गलत हो जाएगा। हमने बोला है, ध्यान से सुना, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर है, तो पहला असर्शन गलत होगा और रीजन जो होगा ट्रू होगा। बात समझ में आ गई। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, चिकन ले लो, फिश ले लो, मटन ले लो, जो जिसको पसंद है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि उस साइड कौन पढ़ रहा है, तो जो जिसको पसंद है वो ले लो। वैसे मीट ज़्यादातर बकरी को बोलते हैं। तो जो लोग मीट खाते हैं उनके लिए आसान होता है खाना को डाइजेस्ट करना, और उनको हम कार्निवोर्स कह सकते हैं। जैसे इसमें टाइगर का एग्जाम्पल दिया, उनके पास बेटा शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्या होती है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। अब इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर पूछे कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, अगर पूछ ले बेटा कि वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन अकर, तो कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या 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 कर सकता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कहाँ से सिक्रीशंस आती है, लीवर से, पैनक्रियाज से, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन करने के लिए। ना फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन। याद रखना, जो हमारे पेट से खाना आ रहा है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक होता है, तो वो क्या है, एसिडिक है। फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक, लेकिन हमको उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन बनाना है। तो ये एल्कलाइन कैसे बनता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम से। कैसे बनता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम में। और बाइल जूस लीवर से आती है, ये क्या करती है, फैट्स पे एक्ट करती है। फैट जो प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में वो बहुत बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में होते हैं, ऐसे लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, फैट, ये समझ लो फैट है। तो फैट जो है बहुत बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसके ऊपर एंजाइम्स को डिफिकल्टी होती है। तो जो बाइल होता है, ठीक है, बाइल, और बाइल निकल कहाँ से रहा है, लीवर से, ठीक है। बाइल जूस जो लीवर से निकलता है वो इसको छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, और जब इसको छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा तो क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे में तोड़ देता है, ठीक है। बाइल जब एक्ट करेगा इसके ऊपर छोटे छोटे में तोड़ देगा, तो इसके ऊपर एंजाइम लग के क्या होता है, ज़्यादा तेज एक्शन होता है और फैट टूट जाता है, ठीक है। ये सिमिलर होता है, याद रखना, इमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट। जैसे कि जब हम कपड़े धुलते हो तो चिपकी होती है डर्ट, तो उसमें हम कुछ एजेंट डालते हैं जिससे वो डर्ट छूट जाती है, बस उसी का लॉजिक इसमें लगा है, ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। याद रखना कि बस फैट का डाइजेशन जो है वो किसके अकॉर्डिंग है बेटा, तो वो इमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ सोप के अकॉर्डिंग। पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है उसमें एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, जो हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन को, ठीक है। और लिपेज भी एंजाइम होता है जो कि पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, और ये हेल्प करता है इमल्सिफाइड फैट को तोड़ने में। ये बाइल एक्ट करा, तो ये बाइल एक्ट करने के बाद ये बन गया इमल्सिफाइड फैट। क्या बना, इमल्सिफाइड फैट। अब इस इमल्सिफाइड फैट पे क्या लगेगा, लाइपेज, और ये अब और टूट जाएगा, फर्दर ब्रेक डाउन होगा, लाइपेज एक्ट होगा और फैट्स का क्या होगा बेटा, ब्रेक डाउन। क्या होगा, ब्रेक डाउन, ठीक है। अब एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सब तो तोड़ते ही हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को। स्मॉल इंटेस्टाइन का, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का भी एंजाइम होता है। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद का भी एंजाइम होता है जो कि फाइनली इंटेस्टाइनल जूस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का भी इंटेस्टाइनल जूस होता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फाइनली क्या करेंगे, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेंगे, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूटता कौन किस में है। इसी से क्या होता है, सेल जो है बेटा इसी अमीनो एसिड को लेके, ठीक है, सेल क्या करेगा,
सेल अमीनो एसिड को लेके, ग्लूकोज को लेके, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को लेके ही क्या करता है बेटा, खाना क्या करेगा, अपने लिए यूटिलाइज करेगा और एनर्जी बनाएगा। सेल क्या क्या लेता है, सेल अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और यही सब ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे सेल तक पहुंचता है, और सेल उससे क्या करता है बेटा, एनर्जी बनाता है। क्या करता है, एनर्जी बनाता है। अब डाइजेस्टेड फूड वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन ले लेगी, ठीक है, और इस याद रखना, इस इंटेस्टाइन में कि अंदर वाली लाइनिंग में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको विलाई कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलाई बोलते हैं, ये होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। क्या होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। विलाई के पास बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल होता है। क्यों, क्योंकि वही फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और एवरी सेल ऑफ दी बॉडी तक पहुंचाते हैं एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है, नए टिश्यूज बनाने के लिए और ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। तो याद रखना कि ये जो विलाई होता है, ये इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और ये सारे के सारे विलाई में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, क्योंकि वही फूड को एब्जॉर्ब करते हैं सिंपलर फॉर्म में, जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज और ये सब ग्लिसरॉल, और फिर वो हर बॉडी सेल तक पहुंचाएंगे, ताकि हम जो है अपने शरीर में ताकत, ऊर्जा बना सके, एनर्जी प्रोवाइड करा सके सारे काम करने के लिए। जैसे मैं बोल के वीडियो बना रही हूँ तो मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है, नए टिश्यूज को डेवलप कर सके। जब हम छोटे होते हैं तो हम छोटे साइज के होते हैं, एंड देन हम बड़े बड़े होते जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सेल्स बढ़ते हैं, टिश्यूज बनते हैं, और फिर हम बेटा क्या कर सके, जैसे कभी चोट लग गई है तो हम अपनी पुरानी जो टिश्यूज है उसको वापस से रिपेयर कर सके, ठीक है। अब हमने बताया जो भी हमारे फूड, जो भी खाने का पदार्थ हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, ठीक है, या हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो सारे काउंट करते हैं अनएब्जॉर्ब फूड में। इसको लार्ज इंटेस्टाइन में बोलते हैं, जहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब होगा, और बाकी जो बचे हुए मटेरियल है उसको हम एनएस के थ्रू बाहर फेंक देते हैं। और बाहर मदद कौन करेगा, जो हम बेटा फीसेस या स्टूल एक्यूमुलेट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने अभी खाना खाया और हम तुरंत ही जा रहे हैं फीसेस करने। हमें क्या है, टाइम लगता है ना फीसेस करने में, क्योंकि धीरे धीरे खाना एब्जॉर्ब होगा, और फिर एक साथ जब हमारा एनएस में जो हमारा स्टूल है वो भर जाएगा, तो स्पिंस्टर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा और हम पास कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्या लिखा है, डेंटल कैरीज। तो यहाँ पे डेंटाइन के बारे में लिखा है कि हमें ब्रश करना चाहिए हमेशा खाने के बाद, क्योंकि प्लेक डेवलप हो जाता है। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो प्लेक डेवलप हो जाएगा, और बैक्टीरिया उस एसिड प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारे दांतों को खराब कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना कि हमें ब्रश क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रश नहीं करते तो खाना खाने के बाद फूड पार्टिकल्स स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्लेक डेवलप होगा, और उसमें बैक्टीरिया काम करके एसिड बनाएगा, जिससे हमारे दांत जो है वो वीक हो जाएंगे, और उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का चांसेस होगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है। आप लोग प्लीज़ अच्छे से इसको पढ़िएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन, वो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में लूँगी। और आप लोग मुझे एक और सजेशन दीजिएगा कि क्या मैं वन शॉट बनाऊँ 25-30 मिनट का सारे चैप्टर्स का, ताकि आपको बोर्ड्स के रिविजन में ज़रूरी होगा, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, और आप आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।